वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को बलकवाड़ा थाना क्षेत्र की खलटाका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी कर अवैध रूप से गौवंश ले जा रहे 3 सुपर कैरी वाहनों को पकड़ा है और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबरी के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ वाहन कलघाट से महाराष्ट्र की और गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर वध के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही खलटाका पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल नाकाबंदी की और वाहनों में क्रूरता पूर्वक ठूस कर भरे थे गौवंश। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जब संदिग्ध 3 सुपर कैरी वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तीनों वाहनों में कुल 18 गौवंश बेहद क्रूरता पूर्वक ठूस कर भरे हुए थे। पुलिस ने तुरंत सभी गौवंश को वाहनों से मुक्त कराया और निमरानी गौशाला में छुड़वाया गया। पुलिस ने तीनों सुपर कैरी वाहनों को जब्त कर लिया है और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध गौवंश परिवहन और तस्करी के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में बलकवाड़ा थाना प्रभारी सागर चौहान, खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी मिथुन चौहान, सहायक उपनिरीक्षक आशीष सोमवंशी, प्रधान आरक्षक मोहन मुजालदे, आरक्षक पंकज शर्मा, आरक्षक राकेश चौहान, आरक्षक जितेंद्र बघेल, आरक्षक रविशंकर तिवारी का सराहनीय योगदान रहा। सर, आज गोवंश को लेकर कार्रवाई हुई है, क्या मामला है? आज खलटाका चौकी पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। खलघाट तरफ से कुछ पिकअप वाहन पशुओं का अवैध परिवहन कर महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, जिस पर हमने तत्काल चौकी प्रभारी सहित चौकी खलटाका टीम को चेकिंग के लगाया। चेकिंग के दौरान सिलसिलेवार 3 पिकअप वाहन पकड़े गए, जिसमें कुल मिला के टोटल 18 पशु ले जाए जा रहे थे। सर, कितने आरोपी हैं? अभी तक इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं और एक फरार है। आपको सुनना थाना प्रभारी सागर चौहान, निरीक्षक थाना बलकवाड़ा। हाथोद टीआई संगीता सोलंकी और भाजपा नेता चंदू की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश। बड़ी कलमेर थाना हाथोद में बेहद ही संगीन जमीनी मामला सामने आया है। बड़ी कलमेर निवासी केवट परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात इंदौर का चंदू नेता केवट परिवार की 1.5 बीघा जमीन को अपनी बता रहा है। पूरा मामला यह है कि जैसे ही केवट परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई, चंदू नेता हाथोद टीआई संगीता सोलंकी को बलपूर्वक लेकर केवट परिवार के यहाँ पहुंच गया। केवट परिवार ने बताया, संगीता सोलंकी ने आते से ही बिना कुछ बोले केवट परिवार की महिलाओं पर ताबड़तोड़ डंडे से पिटाई शुरू कर दी एवं घर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। घर के सभी 4-5 मर्दों को बिना कारण संगीता सोलंकी बलपूर्वक जबरदस्ती गाड़ी में भर ले गई, बहुत मारा और लॉकअप में बंद कर दिया। कानून की नजरों से देखा जाए तो किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी परिवार पर इस तरह से लाठी चार्ज करके बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। घर से बाहर सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही परिवार निकाला जा सकता है। ऐसे में हाथोद टीआई संगीता सोलंकी की ये रवैया कई सवाल खड़े करता है। ये परिवार, एक बेटी है इनकी, वो अपने ससुराल से आके बैठी थी अपनी माताजी के घर, और हाथोद थाने की जो टीआई हैं वो आती हैं और एकदम ताबड़तोड़ पूरे परिवार पर वार कर देती हैं डंडों से और हाथों से। तो पूरे परिवार को उन्होंने उस दिन मार मार के घायल कर दिया। परिवार का कहना है कि इस पूरे वाकये के पीछे चंदू नेता है, कोई इंदौर का, उसका नाम आ रहा है। चंदू नेता इस जमीन पे अपना हक जमा रहा है। तो आइए जानते हैं परिवार से कि ये पूरा क्या मामला है। जी भैया बताइए। मैम आई टीआई मैम और गाड़ी से उतरी, सीधे हमको बोलने लगी आप यहाँ पे कब्जा क्यों कर रहे हो, आपके बाप का घर है क्या ये, और बोलने लगी कि आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और हमारी बुआ जी आई थी यहाँ पे दिल्ली छुड़वाने, उनको मारने लगी और मेरे फूफा जी को और मेरे अंकल जी को, पिताजी को, इनको गाड़ी में लेके चली गई। 5 से 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई वो पता नहीं चला कब छोड़ेगी। मैम को सस्पेंड किया जाए। उन्होंने सिविल ड्रेस में आकर हमारे घर पे ताबड़तोड़ मारपीट करी। जी आप बताएं क्या घटना हुई है। ये मैम का इतना अधिकार नहीं, मैम के वो आके सीधा डंडा उठाई। कई पूछताछ तो करनी चाहिए नहीं, घर पे आके सीधा घर से सबको डंडा से निकाल के मारा और धक्का दिया, और हमारे घर वाले को, मेरे देवर को और हमारे गांव के 2-3 मनक को सबको डाल लिया गाड़ी में। इतना अधिकार नहीं है उनका।
उनको सस्पेंड किया जाए माता जी। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आके सीधे हमको धक्का लगा के बाहर निकालने सबको लगी कि ये भगा आपका दिया। कोई घर नहीं है, ये चंदू नेता का घर है और आप यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे लगता है कि चंदू नेता ने टीआई मैम को वो पैसे पैसा दिया। देकर हाँ। यहाँ पे पहुँचाया और हमको बाहर निकालने की बोला। हाँ, धमकी दी और उनने चंदू नेता ने पुलिस को पैसा खिला के मेला नापे मारकूट करी उसने हमको। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपके पिताजी ने ये घर गिरवी रख दिया था, तो कुछ पैसों का विवाद था, तो कुछ आपके सामने कागज आए इस तरह के? कुछ भी नहीं, हमको कोई पता ही नहीं है, घर में कोई भी कागज ही नहीं है और सामने वाले ने भी अभी तक कुछ भी नहीं किया। 25 साल हो गए, अभी मेरे दादाजी शांत हो गए, उसके बाद 1 महीने बाद वो परेशान करने लग गया कि हमारा घर है ये खाली कर दिया जाए जल्दी जल्दी। धमकी दे रहा है घर वालों को, मेरे अंकल को, इनको बोल रहा है बार बार फोन लगा के कि यहाँ से निकलो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। ऐसा घर भी तोड़वा दो। मुख्यमंत्री से क्या सहयोग चाहते हो? मैं चाहती है एक घर मेरा है, ये मेरी जमीन है और मेरे बच्चे को कोई दखल नहीं दे सकता है, ये मेरा वादा है। किसी मेरा पूरा परिवार को किसी कोई धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ भी हो जाएगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी मैं बनूं, वो बनेगा। नाम आपका नाम? मेरा नाम सरजू बाई है, गांव बड़ी करमेल है। कौन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं? वो इंदौर वाले चंदू नेता। हमको पता नहीं है, हम आके बैठे थे यहाँ पे हमारे पियर में, हमको भी पता नहीं, मेरे भाइयों को पता नहीं था। वो तो अपने पिताजी की घटना हुई 3-4 महीने पहले, तो इनके ज़मीन पे कब्जा करना चाह रही है वो। हमको कुछ पता नहीं उसके पास क्या कैसे पेपर गए, पापा ने कैसे दिए, क्या करा, हमको पता नहीं, मेरे भाइयों को पता नहीं है। सामने वाला अचानक सामने आया अचानक सामने आया तो हमको पता चला। हम मेरे भाइयों को धमकी दे रही है वो सामने से कि तुमको मार देंगे, निकलो घर में से, पुलिस दोबारा तुम्हारा घर खाली करवा देंगे, ऐसा बोल दिया वो सामने। और आके मैं बैठी थी मेरे ससुराल से, तो आके मार वो उसने पैसे भरे सामने वाले को, पुलिस को इनको, तो वहाँ से भेजे उसने मुद्दा बना के, फिर वो आके मारने लग गए हमको। कौन लोग थे जो आपको लोगों को मार रहे थे? ये पुलिस वाले उठा के मारने लगे। टीआई मैडम, वो हमको क्या पता टीआई मैडम है, आके पूछताछ कुछ नहीं करी, आके मारने लग गई। उनके क्या हक बनता है हमको मारने? सबको धक्का दे हाँ? दिया, फेंका सबको, हमको, हमारे भाभीयों को, बच्चे को, लेडीज को, जेंट्स को, सबको मारने लगी है आके हमारे घर पे। तो जेते थे पाइप से मारा हमको, और वहाँ पे भी गए तो अंदर इसमें थाने में, तो मेरे को वहाँ पे भी 5-6 चनगट मारे। फिर मेरे भाइयों बोलने गए कि मेरी बहन को क्यों मार रहे हो, तो माँ भी उठा के उनको, मेरे भाइयों को मारा। क्या बनता है उसका मारने का, बताओ। ये जमीन तो हमारे पिता की है, हम तो बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं। वो चंदू नेता कहता है कि ये घर मेरा है, जमीन मेरी, यहाँ से निकलो, ये खाली करो। तो हमारा ये कहना है कि जब हमारा पापा जिंदा था 25 साल से चंदू नेता क्यों नहीं आया जमीन पे कब्जा करने और घर लेने? जब उसके पास पूरे पेपर है, उसके पास सबूत है, तो वो हमारे पापा के सामने क्यों नहीं आया? हमें तो आज तक पता भी नहीं है। हमें तो आज जब पता चला तब हमने मुद्दा उठाया कि हम इस जमीन के लिए लड़ेंगे। ये जमीन हमारे पापा की है, हम तो नन्हे से बड़े इस जमीन पे ही हुए, और उसके बाद अगर ये पेपर है तो उसने हमको कितना पैसा दिया, क्या दिया, उसका पेपर भी उसके पास होगा, हमारे पापा को उसने कितना पैसा दिया है तो हमें भी पता चले। पर ये जमीन तो हम उसको कभी भी नहीं देंगे और ना ही घर देंगे, हमेशा यहीं पर रहेंगे, क्योंकि ये मेरे पापा का है, तो हम पूरा परिवार का पूरा का हमारा हक है यहाँ पर। उसने तो उन पुलिस वालों को भेजा और हम सबको घर से बाहर निकाला, और आधी रात तक हम वहाँ पुलिस स्टेशन में 1 बजे तक खड़े रहे। और आज मेरे भाई उनको 5 दिन हो गए हैं, जेल से छोड़ा भी नहीं अभी तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई उनको और मेरे परिवार को और मेरे गांव वालों को छोड़े, और हम तो ये केस लड़ेंगे और हमारी जमीन किसी को भी नहीं देंगे।
हमारे बच्चे को कोई होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना कुछ भी होना नहीं चाहिए। चंदू नेता हमारे बच्चे उनको, मेरे भाई उनको धमकी दे रहा है, तो जिम्मेदारी इसकी चंदू नेता की रहेगी। प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमें कोई भी सुरक्षा हो, कोई भी हानि हो तो इसका जिम्मेदार चंदू नेता रहेगा। ये हमारा पूरा परिवार इतना बड़ा यहीं रहता है, रात में दिन में कुछ भी धोखाधड़ी हो जाए तो इसकी जिम्मेदार वो चंदू नेता ही रहेगा। हमारी किसी से दुश्मनी है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है आज तक। हमारा पिताजी का संस्कार है इतना अच्छा है, उनकी कोई ना लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है, हमारे कोई दुश्मनी है। पूरे परिवार, पूरे गांव वाले, पूरी दुनिया से पूछ लो उनका नाम, उनके बारे में सब बोलेंगे, सब कहेंगे उनका नाम गवाह देने को तैयार है। पूरा गाँव है इसका साथ। तो इसको ना हमको सहायता चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सब बच्चे होना चाहिए। हमारे बच्चे पूरी दुनिया में घूमे भी तो अगर काल से हमारे भाई उनके और किसी को मुख्यमंत्री से सहायता चाहिए हमको, हमारे भाइयों की, हमारे माता पिता की, सबकी बच्चे की, हमारे परिवार के चाहिए रिक्शा। मैडम, जैसा कि जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उन्होंने कहा है कि यहाँ से थाने से बल प्रयोग किया गया है, तो और वो जो ज़मीन है वो उन्हीं लोगों की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कहना गलत है। किसी ने बलपूर्वक नहीं किया। जब दोनों पक्ष आमने सामने होता है और पुलिस देख नहीं सकती है, तो पुलिस ने क्या, मैंने थोड़ा बहुत उनको डराने के लिए कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं गए तो थोड़ा बहुत उनको पुश किया था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। और रही बात, तो वो बोल रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, तो जैसे कि फरियादी पार्टी ने 2001 से खरीदा था, तो डॉक्यूमेंट पेश किए, सब कुछ पेश किया, पर जो आरोपी गण हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया। उन्हें शुरू से यही बोला जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, पर आज तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रही, ये जो अर्जुन केवट है, महेश केवट है और दरबार है, पूर्व में भी 2 की ज़मीन पे इसी प्रकार से कब्जा कर रखा है उन्होंने, और लोगों के साथ मारपीट करना, भगा देना। जब एसडीएम महोदय या तहसील महोदय भी जाते हैं तो अपने आप पे पेट्रोल छिड़क लेना, मरने की धमकी देना, इस प्रकार से कई अपराध उनके खिलाफ दर्ज करते हैं। आपने जिस तरह से हमें पता चला है कि 5-6 लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर रखा है, तो वो किस जुर्म में आपने बंद किया है? मैंने आपको बताया ना, अपराध पंजीबद्ध हुआ है, और ये वही है जो मतलब लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और इकट्ठा करके वहाँ पार्टी करना और फरियादी पार्टी को के साथ मारपीट करके वहाँ से भगा देना। तो उन फरियादी के कहने पे एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करके जेल पहुँचाया। तो वो कौन लोग थे जो इनके खिलाफ अपराध दर्ज करवा रहे थे? ये वास्तविक में जिसने किराए से दिया है, गोलू नहीं था। गोलू ने पूरे घर के ताले लगा के चाबी उनके सुपुर्द कर दी थी। ये गोलू का बड़ा भाई राजेश, और जो हमेशा गुंडा तत्व रहता है, गुंडा तत्व ही कह सकते हैं, अर्जुन केवट, महेश केवट और उनके 2-3 साथी थे। मैडम, सुनने में आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा नेता चंदू का नाम आ रहा है कि चंदू इस ज़मीन पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे नहीं मालूम है भाजपा नेता है या कौन है। अगर हमारे पास कोई फरियाद लेके आता है तो मैं तत्काल सुनती हूँ, और इसमें तो मारपीट हुई है। यहाँ तक कि ये मुझे लग रहा हाथ पे जिस हिसाब से उसको चोट थी, उसने बोला है कि कुल्हाड़ी से वार किया था, पर उसने पकड़ लिया, मतलब चूंकि सिर पे वार करना बताया था, पकड़ लिया तो उसको हाथ पे भी काफ़ी गंभीर चोट थी, तो इसलिए इसमें पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कह सकती। ओके मैम, जैसे कि वो फरियादी महिला है भागवती बाई, उसने बताया, मतलब वीडियो में है कि आपने उसको थाने पे भी चांटे वगैरह लगाए हैं, तो आपने मतलब उस महिला को थाने पे क्यों मारा? ये कहना गलत है, मैं क्यों मारूंगी उसको? वो खुद ही वो एक्सेप्ट करे कि मैंने गाली दी। हाँ, गाली दी, पर मारपीट करने का अधिकार हमको नहीं, और हमने नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। आपका परिचय? तो यही सुनीता सोलंकी, हमारा। मध्य प्रदेश में जल संकट और नल जल योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नल जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी कई गांव के लोगों को साफ पेयजल नसीब नहीं हो रहा। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाओं का प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नल जल योजना में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी झीली और प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन योजनाओं का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना था, वे कई जगहों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। पटेल ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या है, वहां सरकार हैंडपंप तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उनके मुताबिक ग्रामीण महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में असफल रही है। विधायक ने मांग की है कि नल जल योजना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जहां योजनाएं अधूरी है वहां तत्काल पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल संकट वाले गांव में नए हैंडपंप लगाए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि विपक्ष के इन आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है और जल संकट से जूझ रही जनता को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल नल जल योजना और पेयजल संकट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आखिर अब कब तक ग्रामीणों को झीली का पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाज के लोग जा रहे पलायन करने, आज गांव में पानी नहीं मिल रहा। कई गांव में नल जल योजना के नाम से करोड़ों रुपए सरकार डकार गई, लेकिन गांव में झीरी का पानी पीने को मजबूर है हमारे आदिवासी लोग, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के पास हेडपंप खनन के लिए भी हम कई बार आवेदन दिए, लेकिन सरकार एक भी हेडपंप नहीं दे रही है। बोलते कि सबके घरों में नल जल पहुंच गया, लेकिन हकीकत ये है कि गांव में अभी भी गंदा पानी पी रहे। तालाब में 1-1 किलोमीटर दूर दूर से पानी ला रहे, झीरी का पानी ला रहे, अभी भी गंदा पानी पीने को मजबूर है गाँव में लोग। लेकिन सरकार हमेशा वाहवाही लूटने का काम करती है, इसलिए सावधान रहना। ऐसे लोगों से हमें हमारा अधिकार बचाना होगा आप लोगों को। मुझे राकेश भाई ने भी और सभी मेरे भाइयों ने अवगत कराया कि इस गांव में इतनी समस्या है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, खंबे नहीं है, तो मैंने खंबे भी लगा दिए, रोड भी बना दिए, डीपी भी लगा दी और डामरीकरण रोड भी कई गांव में चालू करवा दिए। कोशिश कर रही हूँ कि जो फले बच गए उन फलियों में भी काम करूंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय चाहिएगा। मैं सरकार से लड़ाई करके आपका काम करूंगी, लेकिन मैं काम जरूर करूंगी, ये मैं वादा करने आई हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी आप ही में से आपकी ही बेटी हूँ। आपको अगर डायरेक्ट बात करना तो मेरे नंबर ले लो और डायरेक्ट आपकी जो समस्या है वो डायरेक्ट फोन से बात करके महेश पटेल साहब को लगा सकते हो, मेरे को भी लगा सकते हो। आपके गांव की, आपके फले की, आपके हर समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आज हम सब मिलकर अभी डीपी का उद्घाटन करेंगे। दीदी नमस्ते। हाँ नहीं दीदी, मैं फील्ड में थी आज मेरे क्षेत्र में, तो थोड़ा सा ये एक देवली गांव है, देवली गांव में कम से कम 50 मकान है जो कुएं का पानी पी रहे। हाँ तो हाँ एक बार थोड़ा चेक करवा लो। और ये कुएं का पानी पी रहे और बैलगाड़ी से पानी भी इनके घर घर तक पहुंच रहा। हाँ तो ये भाबरा ब्लॉक का है, तो मैं वो उन लोगों को भी भेज दूंगी और आप एक बार दिखवा लेना। जी ठीक है, मैं करवाती हूँ। ठीक है, एक इंदौर में शासकीय स्कूल के स्कूल प्रभारी राजकुमार चेलानी रिश्वत लेते हुए पकड़ाए। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। निजी स्कूल द्वारा बच्चे को टीसी न दिए जाने की शिकायत पर पहुंचे थे जांच करने। जांच के बाद उच्च अधिकारियों तक शिकायत होने की धमकी देकर मांगी 10,000 की रिश्वत। स्कूल संचालक रवि जायसवाल ने की लोकायुक्त को शिकायत के बाद ट्रैप दल के सदस्यों ने शासकीय स्कूल संयोगितागंज में रिश्वत लेते हुए पकड़ाए। लोकायुक्त पुलिस ने अपराध पंजीकृत कर किया गिरफ्तार।
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को कथित अश्लील मैसेज भेजने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी की शिकायत लेकर पहुंचे एक परिवार के साथ पड़ोसियों ने मारपीट कर दी। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी इलाके का है, जहां रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाले विश्व प्रताप सिंह ठाकुर ने मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे थे। इस बात को लेकर महिला अपने पति और बेटे के साथ शिकायत करने आरोपी के घर पहुंची थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और विश्व प्रताप सिंह ठाकुर, शुभ दादा तनिष और उनके अन्य साथियों ने गाली गलौज करते हुए परिवार पर स्टंप से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के लोग घायल हुए। घटना के बाद एरोड्रम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया, लेकिन पीड़ित पक्ष कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें विवाद और मारपीट की तस्वीरें कैद होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी शुरुआत आपसी मामूली कहासुनी की बात हुई थी। फिलहाल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसको पता करने पर ये जो वायरल वीडियो अंबिका नगर अंबिकापुरी जो थाना एरोड्रम के अंतर्गत एक कॉलोनी है उसका पाया गया है। और ये बेसिक जो विवाद है वो दो पड़ोसियों के मध्य में है। इसमें उनके बच्चे और परिवार के लोग भी आपस में झगड़ गए थे। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर राज्य एसटीएफ द्वारा 15,000 और क्राइम ब्रांच द्वारा 10,000 का इनाम घोषित था। इंदौर में व्यापारियों और व्यवसायियों को गैंग के नाम पर धमकी देने के मामलों में कार्रवाई के तहत की महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है। राहुल उर्फ बाबा की गैंग की मुख्य भूमिका हथियार उपलब्ध कराने, फायरिंग कराने और रैकी करवाने की थी। इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर की एसआईटी टीम की लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार चल रही कार्रवाई के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंग के सक्रिय सदस्य और 25,000 के इनामी शातिर बदमाश देवास के बिंजाना के निवासी राहुल सिंह राठौर पिता भारत सिंह राठौर को गिरफ्तार किया है। इस पर एसटीएफ द्वारा 15,000 तथा क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 10,000 का इनाम घोषित था। गौरतलब है कि इंदौर में व्यापारियों एवं व्यवसायियों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, इसी क्रम में गठित एसआईटी टीम लगातार गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर टीम राहुल तक पहुंची और उसे दबोच लिया। जांच में सामने आया कि राहुल सिंह राठौर गैंग का अहम सदस्य था और मुख्य आरोपी राजपाल चंद्रावत का प्रमुख सहयोगी था। इसके अलावा उसका काम व्यापारियों के घर, ऑफिस और अन्य स्थानों की रैकी करना, गैंग के सदस्यों को तकनीकी व अन्य सहायता देना तथा पैसों के लेन देन में सक्रिय भूमिका निभाना था। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाने के मामले दर्ज की गई। 5 FIR में इंदौर पुलिस ने अब तक राजपाल चंद्रावत निवासी नागदा, सोनू उर्फ रितेश खंगार निवासी इंदौर, सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा निवासी उज्जैन, नाना उर्फ रोहित बर्रा निवासी उज्जैन, कुलदीप निवासी ग्राम कसारी चौहान जिला रतलाम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और फिलहाल इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर की गैंग के रूप में काम कर रहे राजपाल से मिली जानकारी और महत्वपूर्ण खुलासे होने के बाद ही आरोपी राहुल को पकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है 25,000 का इनाम से घोषित। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर कई व्यवसायियों को धमकी दी गई थी और उस धमकी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर केस रजिस्टर किया गया था। क्राइम ब्रांच में 2 अपराध दर्ज हैं और जिस पर से सीपी सर ने स्पेशल यूनिट बना करके TI नीरज मीणा के नेतृत्व में SIT गठित करके इसका अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन आरोपियों से पूछताछ करने पर मुख्य रूप से राहुल बाबा उर्फ राहुल सिंह राठौर उम्र 34 वर्ष का है। ये ग्राम बिंजाना देवास का रहने वाला है। इसका नाम सामने आया था और ये मालूम पड़ा था कि इसके द्वारा कई लोगों को बुला करके, अपने साथियों को बुला करके फरियादियों की जो पीड़ित लोग हैं उनकी रेकी करी जाती थी और रेकी करके
उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके और हैरी बॉक्सर गैंग को दी जाती थी और हैरी बॉक्सर द्वारा ऑडियो के माध्यम से उनको धमकी दी जाती थी। इस पर से राहुल बाबा की तलाश लगातार की जा रही थी। इस पर हमारे यहाँ से 10,000 रुपए का इनाम और साथ में SIT के द्वारा इसमें जो STF के द्वारा इसमें 15,000 रुपए का इनाम, टोटल 25,000 का इनाम घोषित था। इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। जब फरारी के दौरान इसकी जब जानकारी ली गई तो यह हरिद्वार भी घूमने गया था, हरिद्वार उत्तराखंड घूमने गया था और फिर ये वापस जब लौटा तो यहाँ इसको हमने देवास बाईपास में इसकी गिरफ्तारी की है। इस पे इसकी जो जानकारी लगी है तो इसमें मुख्य रूप से जो इसके पहले जो आरोपी पकड़े गए हैं इसमें मुख्य रूप से राजपाल चंद्रावत, सोनू खंगार, सचिन शर्मा और नाना उर्फ रोहित बर्रा और कुलदीप, इन पांचों को पहले हमने अरेस्ट किया है। मुख्य रूप से राहुल बाबा का जो रोल है उसमें यह है कि यह राजपाल का प्रमुख साथी है और राजपाल के कहने पर इसने नीचे एक देवास में अपने जहाँ पे निवासरत था वहां पे अपनी एक पूरे कई लोगों की इसने टीम तैयार करी है जिसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उस टीम के माध्यम से न सिर्फ फरियाद जो पीड़ित लोग हैं जो इंदौर के हैं, जो इवन कसरावत खरगोन के हैं, उनके बारे में रेकी की जा रही थी और रेकी करके इसकी आवश्यक गोपनीय जानकारियां इनके आर्थिक स्रोत के बारे में और इनकी संपन्नता के बारे में ऊपर हैरी बॉक्सर गैंग को पहुंचाया जाता था और जिसके आधार पर हैरी बॉक्सर इनको टारगेट करके इनको धमकी भरे मैसेज भेजता था और इनसे पैसे वसूली की कोशिश कर रहा था। इस पर से इसका रोल ये बहुत महत्वपूर्ण अहम है कि इसके द्वारा यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि इसने नीचे एक और साथी के माध्यम से आगे चल के इसमें हथियार उपलब्ध कराने की भी कोशिश कर रहा था और हथियारों के द्वारा फायरिंग करने की भी कोशिश कर रहा था। इसमें खरगोन में इस तरह की घटना में ये सफल भी हुए थे लेकिन इंदौर में ऐसी कोई फायरिंग या आगे की कोई घटना नहीं हुई क्योंकि आरोपी यहाँ पूर्व में ही पकड़े जा चुके हैं और इनके जितने साथी हैं उनके भी में 5 साथियों की गिरफ्तारी की गई थी। ये इस हैरी गैंग बॉक्सर के गैंग में ये 6वीं गिरफ्तारी है जो अभी की गई है, जिसकी तलाश STF को भी थी। अब इनका पुलिस रिमांड दिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके जितने भी एसोसिएट्स हैं जो यहाँ इंदौर में जो काम कर रहे थे उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और पुलिस रिमांड दिया जा करके इनसे इस पे अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सर इन लोगों का क्या ताल्लुक है? क्या ये इसमें के लिए काम कर रहे थे? राजपाल मुख्य रूप से इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा इसके द्वारा अभी तक पूछताछ में बात सामने आई है और राजपाल जो भी काम इंदौर में और ये खरगोन में और यहाँ आसपास के इलाकों में कर रहा था वो उसमें इसके राहुल बाबा की मदद दे रहा था। राहुल बाबा के अंडर में 10-15 लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है जिनके माध्यम से ये फरियादियों को न सिर्फ रेकी कराता था बल्कि उनको धमकी भी उनको दिलवाने के लिए उनकी जानकारी जुटा करके राजपाल के माध्यम से हैरी बॉक्सर गैंग तक पहुंचा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसा ताल्लुक है? इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इसका राजपाल के माध्यम से इसका ताल्लुक बना हुआ है। सर सभी आरोपी मुझे पकड़े गए जो MP से ताल्लुक रखते तो MP में इंदौर के अलावा सर भी इन्होंने किसी का एक्सटॉर्शन के लिए फोन लगाया। राजपाल से दिल्ली NIA की टीम भी पूछताछ की जा चुकी है, वहाँ पे ये 25 साल तक में बंद रहा है और सभी आरोपी बाकी आरोपी भी इसमें जो है राजपाल से ही कनेक्टेड है, राजपाल इसका मास्टरमाइंड है। अभी राहुल बाबा से इसमें और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पूर्व में इसके खिलाफ एक अपहरण का मामला 2020 में दर्ज हुआ है जिसमें इसने एक 2020 में ही एक अपने ही दोस्त के साथ वाद विवाद मनमुटाव होने पर इसने अपहरण किया था जिस पर से FIR हुई थी और अभी इसके और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी भी ली जा रही है और इसके गतिविधि की पूरी जानकारी ली जा रही है।
चोइथराम सब्जी मंडी प्रांगण में आए दिन होने वाली चाकूबाजी की घटनाओं और अवैध मादक पदार्थों के नशीले पदार्थों के क्रय विक्रय पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मंडी समिति के पदाधिकारी, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि, हम्माल, तुलावटी और स्थानीय सुरक्षाकर्मी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य मंडी परिसर में सुरक्षा का माहौल तैयार करना और अपराधियों व असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त करना था। कार्यक्रम में मुख्य परिचर्चाएं और निर्णय: अवैध नशे पर कड़ा प्रहार, मंडी प्रांगण और उसके आसपास सक्रिय ड्रग पेडलर्स और अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों को चिन्हित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की जाएगी। चाकूबाजी और गुंडागर्दी पर जीरो टॉलरेंस। हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस ने कहा कि मंडी में भय का माहौल पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला बदर और रासुका NSA जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों और पुलिस के बीच सीधा संपर्क। पुलिस प्रशासन ने मंडी व्यापारियों और हम्मालों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर WhatsApp ग्रुप शुरू करने की बात कही है। अधिकारियों का संदेश: मंडी इंदौर की आर्थिक जीवन रेखा है और यह प्रत्येक व्यापारी व किसान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी पक्षों ने पुलिस प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और मंडी को सुरक्षित व अपराध मुक्त बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चोइथराम मंडी में क्या है पूरा मामला और बढ़ती घटनाओं को लेकर किस प्रकार का जनसंवाद किया गया? हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। ये जैसा आप जानते हैं कि विगत दिनों में कुछ एक आध घटनाएं यहाँ हुई हैं मंडी परिसर में, तो ये हमारे संज्ञान में आया और वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिले कि इस समस्याओं को हम लोगों को मिलकर हल करना है, क्योंकि ये मंडी क्या है कि व्यापार का एक केंद्र है और ये हमारे शहर की एक छवि भी होती है और यहाँ पे अगर अपराध होंगे तो वो सही भी नहीं है, व्यापार के लिए भी सही नहीं है। तो इसी आवाज़ में हम लोगों ने यहाँ सभी व्यापारी लोगों से, हम्माल एसोसिएशन के अध्यक्ष से, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से, हमारे सचिव साहब हैं, मंडी प्रभारी और सभी लोगों से यहाँ चर्चा की। उनकी मुख्य उद्देश्य हमारा था कि उनकी समस्याएं सुनना, कि क्या समस्याएं आती हैं। जब हम लोग समस्याएं सुन लेंगे तो हम लोग एक प्लान बना सकते हैं। तो मुख्य जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं कि रात में कुछ छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे जो अंडर एज हैं, 13, 14, 15 साल के, जिनका मंडी परिसर में कोई काम नहीं है। वो आते हैं, वो ऐसी वारदातें करते हैं, चाकूबाजी की घटना करना या चोरी कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ बताया गया है कि कुछ दुकानों पर नशा भी मिलता है, तो वो पॉइंट भी हमने नोट किया है। तीसरा, यहाँ पे CCTV फुटेज का हमने आग्रह किया है सचिव जी से कि CCTV फुटेज का अच्छा नेटवर्क है, तो CCTV फुटेज हम लोगों को मिलेगा। और सचिव जी द्वारा बताया गया है कि जो मंडी की बाउंड्री है उसको लांघ के भी, कूद के भी लोग अंदर आ जाते हैं, तो उसको सही कराने का आग्रह किया है और वहाँ पे CCTV कैमरा लगवाने का हमने रिक्वेस्ट किया। इस मंडी परिसर में इन्होंने बताया कि 2 एंट्री पॉइंट है। उसी एंट्री पॉइंट से रात में कुछ जो कॉलेज गोइंग लड़का लड़की हैं वो अपनी 4 व्हीलर वगैरह कर लेके आता है। ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडी परिसर में उनका आने का कोई काम नहीं है, लेकिन आते हैं। इन्हीं सभी पॉइंटों को हम लोगों ने नोट किया है और इस पे आगे की जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे जिससे ये घटनाएं यहाँ की समाप्त हो सके। सर, साची पॉइंट जो मंडी के अंदर बने हुए हैं उन पे भी नशा बिक रहा है, जैसे पाउच बिक रहे हैं, सिगरेट बिक रही है, तो इस पर क्या आगे का कार्रवाई रहेगी? ये पॉइंट नोट कराया गया है कि साची पॉइंट है, तो साची पॉइंट का समय जो निर्धारित है उस पर हम लोगों का बीट अब बिल्कुल सतर्कता से उनको समय पर बंद कराएगा। दूसरा, रही नशे की बात, अगर किसी भी दुकान पर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सारे दुकान जो मंडी परिसर के आसपास हैं उनको हम लोग बाउंड ओवर कराएंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। और बाउंड ओवर का एक ही तात्पर्य रहता है कि हम लोग ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे लोगों में नशा बिके और फालतू की ये क्राइम अपराध बढ़े, तो उनको हम लोग चिन्हित करके बाउंड ओवर करवाएंगे और उन पर अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सर, यहाँ पे कुछ हम्माल भाई हैं जिनके ID कार्ड है और जिनके नहीं, उनके लिए भी क्या निर्देश दिए गए? निर्देश नहीं दिए, हम लोगों ने सहमति से बात की है कि जैसा बताया जो हम्माल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कि यहाँ पे 1200 के करीब लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है इन लोगों पे, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि सभी लोगों पे एक आइडेंटिटी कार्ड हो। तो उसमें हम लोगों को क्या सहूलियत होगी कि जैसे हम लोग सरप्राइज़ चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग करेंगे, तो उन पर्टिकुलर आदमी से हम लोग अगर पूछते हैं कि आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है,
तो वो अगर बताएंगे कि आइडेंटिटी कार्ड है तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये मंडी परिसर में ही काम करते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग उसको थाने पे ले जाके पूछताछ कर सकते हैं, तो एक बेसिस बन सकता है। सर जैसा कि यहाँ पे एक हमाल ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम पकड़वा देते वो दूसरे दिन आके उसी की छाती पे खड़ा हो जाता कि तुमने क्या कर लिया, तो इस पर आगे क्या रहेगा एक्शन आपका? देखिए, ये जब से कमिश्नरेट बना है तो हम लोगों को एक विशेष अधिकार दिया है स्पेशल मजिस्ट्रेट का, तो वो पावर हम यूज़ करके उनको प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन इतना कठोर करेंगे कि इस तरीके की कृत्य करने से पहले वो 1000 बार सोचें। सर गश्त को लेकर बात की जाए तो गश्त कितने प्रकार किस समय यहाँ पे हुआ? देखो, यहाँ पे हम लोगों ने आज मैंने निर्देश कर दिए हैं टीआई को, हमारे एडिशनल साहब भी हैं, इसको हम लोग हॉटस्पॉट बना ले रहे हैं क्राइम का। हॉटस्पॉट बनाने से ये तात्पर्य है कि इसमें हम लोग प्रभावी गश्त करेंगे, जो कि हमारी कंटिन्यूस मॉनिटर होती है। उसमें रैंडम रहेगा, कम से कम रात में 3-4 बार हमारे लोग आके इसको चेक करके जाएंगे। मंडी में पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन के बीच में जो अभी बीच में लगातार घटनाएं हो रही थी ये चौतरा मंडी में, उसको लेकर क्या पूरी प्रक्रिया दी गई है? देखिए, आज हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन का अमला आया हुआ था और उसमें हमारे जो है एसपी सर थे, नरेंद्र रावत सर थे, हमारे टीआई साहब थे, हमारे एडिशनल एसपी सर थे, और उन्होंने सर्वप्रथम तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मंडी को समझा कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही है और उन अवैध गतिविधियों को समाप्त करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने हमारे व्यापारी भाइयों से, हमारे हम्माल तुलावटी भाइयों से बिल्कुल एक खुली जगह में एक जो है बातचीत की, और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर उस बातचीत में हिस्सा लिया, और जो भी समस्याएं थी, जो इस तरह की चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अवैध पदार्थ जो मादक पदार्थ बोलते हैं वो विक्रय हो रहे हैं मंडी में, रात को ढाबे खुले हुए हैं, रात को कॉलेज के गर्ल्स एंड बॉयज़ आ रहे हैं और सिगरेट बिक रही है, तो उस पर बड़ा उन्होंने पूरा पैदल भ्रमण करके उस सारी चीज़ों को समझा है और उस पर त्वरित निर्णय लेने का उन्होंने निश्चय किया। सर अभी देखा गया कि डीसीपी साहब खुद हर दुकानों पे गए, दुकानदारों को क्या समझाइश दी गई और क्या कहा गया उनको? डीसीपी सर ने स्पष्ट कहा गया है कि कुछ दुकानदारों को हम बाउंडेड करेंगे, और अगर कोई गलत चीज़ बिकती हुई पाई गई या कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें आपका कहीं वो आपके यहाँ दुकान पे आया हो या इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपको भी उसको संगठित अपराध में लिया जाएगा। और बड़ी अच्छी उनको समझाइश दी गई कि आपका मंडी से रोजी रोटी चलती है, तो भाई आप मंडी का ख्याल रखें, मंडी में ये सब चीज़ें ना हो, गलत लोगों का प्रवेश ना हो, गलत मादक पदार्थ विक्रय ना हो, ये उन्होंने समझाइश दी। सर सांची की गुमटियाँ भी यहाँ रखी हुई है, सांची द्वारा जो प्रोजेक्ट बिकना चाहिए उसके अंदर वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे और अन्य प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या इसके ऊपर भी कार्रवाई कुछ करेंगे आप? बिल्कुल, हमने डीसीपी सर को ये अवगत कराया कि सर सांची की जो शॉप्स हैं उसमें वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं जिनके लिए उनको जो है लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने सांची पार्लर से पर जाकर बातचीत की, उनको समझाइश दी है और आगे भी सख्ती की बात कही है उन्होंने। जैसे कुछ व्यापारियों ने बताया कि आज करीब 30-35 साल बाद कोई अधिकारी यहाँ जनसंवाद के लिए आया, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं उनका पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रशासन की ओर से, उन्होंने ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि उन्होंने हमारी समस्याओं को बिल्कुल मौके पे सुना और बिल्कुल भ्रमण करके वास्तविक स्थिति भी उन्होंने जानी। आपका परिचय? मैं ओपी खेड़े, इंदौर मंडी सचिव। कोई अधिकारी इस मंडी में आया है और ओपी खेड़े जी के नेतृत्व में सब कार्य किया, क्या कहेंगे आप इस? ये सारा का सारा श्रेय हमारे सचिव सर को जाता है। जिस तरीके से अभी हमारे सचिव सर वर्क कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि बहुत दिनों बाद एक ऐसा हमको सचिव सर मिले हैं जिससे बहुत उम्मीद भी जगी है और काफ़ी हमारे को बेनिफिट भी हो रहा है। जैसे कि जो समस्या थी, प्रॉब्लम जो मेन क्रिएट हो गई थी, नई जो ये ई रिक्शा अंदर आ रहे थे और कोई भी जो 2 किलो सब्जी लेने के लिए कार लेके आता है 4 व्हीलर, उस सब के ऊपर जो इन्होंने कार्रवाई करी है एकदम सख्त हो गए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जो इन्होंने मीटिंग अरेंज करी हमारी पुलिस प्रशासन के साथ, उसके लिए भी मैं इनका जितनी भी तारीफ करूँ कम है। आज पुलिस प्रशासन ने पूरा भ्रमण भी किया और हमारी बात भी सुनी सबने, और हमने अपनी प्रॉब्लम्स भी रखी, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है वो सब सर के सामने रखी, पुलिस प्रशासन के सामने, और उन्होंने भी काफ़ी इसको हॉट पॉइंट में ले लिया। क्या मुद्दों को लेकर आपने बातें रखी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो कई थी। यहाँ पे बच्चे बहुत आ जाते हैं, सवेरे से लेकर रात तक घूमते रहते हैं, वो कट्टों पे चाकू छुरी चला देते हैं, ब्लेड मार देते हैं और पीछे से माल पार कर देते हैं। अच्छा, उसमें अधिकतर गर्ल्स होती हैं जिसको अपन लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, तो ऐसी कई चीज़ें थी, उनके ऊपर रोक के लिए सर को बोला है। और जैसे रात को गाड़ियाँ खड़ी रहती है
अपनी ट्रक्स वगैरह उसमें से भी माल चोरी हो रहे थे। उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर जैसा कि इंदौर में सबसे बड़ी समस्या इस समय दिख रही है गर्मियों के समय पानी की, तो मंडी में कैसी है? हाँ, क्या बात करी, बहुत अच्छा पॉइंट पूछा सर आपने। आज से 1 महीना पहले था सर बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन 1 महीने में सर ने इतना कुछ कर दिया है, पानी की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई हमारे मंडी में। जिस कोने पे आप जाओ, जिस नुक्कड़ पे जाओ, आपको पानी के प्याऊ मिलेंगे और एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। सर कहीं कहीं से सुनने में आ रहा है कि कुछ किसानों को भी परेशानियां हो रही, तो ऐसा कुछ है कोई मामला? देखिए सर, परेशानियां तो इतनी बड़ी मंडी है, कुछ ना कुछ हर आदमी को तो अपन खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो अपन कहना चाहेंगे कि इस वक्त मंडी बहुत अच्छे दौर में है और काफ़ी कुछ सुविधाएं दे चुके हैं ये लोग, और भी सुविधा हमारे सर देते जा रहे हैं। जैसे मंडी में किसानों का कुछ लोगों का कहना कि पुरानी दुकानें फिर से चालू करवाई जा रही है, इस तरह से कुछ माहौल बनना है? कोई कौन सी पुरानी दुकान? कोई पुरानी दुकानें चालू दोबारा से करवाई जा रही है, नई दुकानें, ऐसा कुछ है कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुरानी दुकान का मैं मतलब नहीं समझ रहा हूँ आपका। सब तो यहाँ पे पुराने ही हैं और नए भी आते हैं, तो उनके लिए मना नहीं है। व्यापार करने की यहाँ पे किसी को मना नहीं है। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी है या नहीं? देखिए, किसी को छोटे इशू को भी बहुत बड़ा बना लो तो परेशानी है, बाकी ऐसी कोई फिलहाल तो नहीं दिखती है। काफ़ी अच्छी सुविधाजनक है। किसान भाई आते हैं, उनको हर दुकान पे रात को सोने की व्यवस्था है, सुबह उनका माल बिक जाता है, टाइम पे उनका चला जाता है, टाइम पे उनके पैसे मिल जाते हैं। अभी जो मंडी सचिव के द्वारा कार्य किया गया है जितना भी, जैसे कि अभी यहाँ पे आगजनी का मामला हुआ था, उसको भी तुरंत किया गया था, बुझाने का प्रयास किया गया था और सफल भी हुए, तो इस पर क्या कहेंगे मंडी सचिव? सर मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि इस वक्त तो हमारे जो सचिव सर है ना, वो अपन कार चलाता ना, कभी कभी कार उस पर स्पोर्ट मोड होता है। स्पोर्ट मोड चलाता तो गार्ड स्पीड हो रही थी, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है, अपना क्लच वार होता रहता है, वो हमारे स्पोर्ट मोड पे हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम राजवानी, मैं आलू प्याज कमीशन एजेंट का अध्यक्ष। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सागौर जोन में सीवर लाइन निर्माण में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। क्षेत्र में नाली और ड्रेनेज पाइप डालने के लिए सीसी सड़कों को खोदा गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्हें ठीक से दुरुस्त नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री जैसे 9 इंच के पाइप इस्तेमाल करने और निर्माण नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। जानकारी देते हुए विजय ने कहा कि ठेकेदार द्वारा खुदाई के बाद बने गड्ढों और अधूरी सड़कों से स्थानीय निवासियों, खासकर वाहन चालकों, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में रोष है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तत्काल जांच हो, दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सड़कों को नियमों के अनुसार जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस लापरवाही ने प्रशासन और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जगह जगह खोद रखी नाली और उंडी यहाँ पे काफ़ी परेशानी आ रही गाड़ी निकालने में, बच्चे गिर रहे हैं इसमें, और हर जगह मुरुम फैला रखी है, हर जगह का रास्ता बंद कर रखा। इमली बंद का जो बाजार वाला मेन मार्ग है उस पर काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, तो कोई 4 व्हीलर निकालने की ज़रूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। आपका नाम? विजय चौहान, सागौर। अलीराजपुर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। सुबह सुबह 6 लाख के अवैध शराब जब्त। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग को आज सुबह एक और बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए जोबट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन को जब्त किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध बियर भरी हुई थी। जब्त की गई शराब की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चर्च के पास वाहन छोड़कर भागा आरोपी। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की घेराबंदी को देखकर आरोपी चालक जोबट में चर्च के पास वाहन को खड़ा करके मौके से फरार हो गया। विभाग ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को अपने कब्जे में
ले लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। जोबड़ क्षेत्र में चौथी बड़ी कार्यवाही। आबकारी विभाग की इस लगातार मुस्तैदी से क्षेत्र के अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। जोबड़ क्षेत्र में विभाग की ये चौथी बड़ी कार्यवाही है, जो ये साफ करती है कि अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। हुआ रोड से झोबड़ की तरफ आने वाला है। मैंने तत्काल जो है उपलब्ध स्टाफ को सूचित किया और स्वयं आया और आके हम लोगों ने झाबुआ रोड झोबड़ फाटे पे नाकाबंदी की पेट्रोल पंप के सामने वाहन जो है करीब 4:30 बजे आता दिखाई दिया और इसको रुकने का इशारा किया गया तो वाहन धीमा हुआ और फिर एकदम से जो है स्पीड बढ़ाकर और झोबड़ कस्बे की तरफ भागा। हम लोग तत्काल इसका पीछा किए तो वाहन जो है मसीही चर्च के सामने खड़ी किया वो ड्राइवर और एकदम से कूद के भाग निकला। उसका पीछा किया गया लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। फिर हम लोगों ने जो है पंच साक्षियों के समक्ष वाहन की तलाशी ली तो इसमें 75 पेटी पावर 10,000 बियर केन जब्त हुई। मौके पे जो है गणना की गई, मापन किया गया, विधिवत कार्रवाई की गई और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शराब और वाहन की लागत कितनी है सर? करीब 6 लाख के आसपास वाहन और शराब का कीमत हम लोग आकलन कर रहे हैं। देखिए सुबह सुबह की आबकारी कार्रवाई और करीब 6 लाख रुपए की अवैध शराब आबकारी ने जब्त करी है।